आज है मेरे कज़न की मेहंदी। मेहंदी शादी का ड्रेस तो डिसाइड हो गया, लेकिन वलीमे पे क्या पहनूं? मैं बनाने लगी हूँ पैंट साड़ी। टेलर को सारी डिटेल बता दी है कि मुझे पैंट साड़ी किस तरह से चाहिए। वलीमे में अभी 2 दिन है और मेरी साड़ी का बेड़ा गर्क हो चुका है। अभी मैं इसको टेलर को दे के आऊंगी। मैंने ऑर्डर की थी ये झुमका बेस और ये बनाने के लिए भी मेरे पास सिर्फ 2 दिन है। आज मेरे कज़न की बारात है और इतनी शदीद बारिश हुई। वलीमे का दिन है और मेरी साड़ी बन गई या नहीं बनी, टेलर ने अभी तक कोई मैसेज ही नहीं किया। मैं निकल गई हूँ पापा के साथ अपनी साड़ी को लेने के लिए। वहाँ जाती हूँ तो पता चलता है टेलर की आज शॉप ही बंद है। मुझे नहीं लगता कि ये सूट आज आप पहन पाएंगी। क्या करोगी? मैं अब आज क्या पहनूंगी? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया था आज टेलर की शॉप क्यों बंद है। मैं उन्हें कॉल करी थी लेकिन उनका नंबर भी नहीं लग रहा था। इस पॉइंट पे मैंने खुद को समझा लिया था कोई बात नहीं, अगर साड़ी नहीं भी मिलती तो मैं कोई और ड्रेस पहन लूंगी। मेरी कजन आई थी ये डिजाइन लेके कि आप ही मुझे इस तरह की मेहंदी लगा दो। नॉट सेम, लेकिन जिस तरह की मुझे लगानी आती थी मैंने उसे लगा दी। दूसरे हाथ पे मैंने कुछ इस तरह से मेहंदी लगा दी थी। आजकल ये ना डिजाइन बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है। इसके बीच में जो टेप है ये टेप हटाऊंगी और यहाँ इसका नाम कुछ इस तरह से मैंने लिख दिया। कजन की मेहंदी लगा ही रही थी कि मुझे आती है टेलर की कॉल कि हमारी शॉप ओपन हो गई है, आप कि अपनी साड़ी ले जाएं या हमें अपना एड्रेस दे दे, हम बाइकिया करा देते हैं। मैं फटाफट पापा के साथ गई, अपनी साड़ी लेके आई। मेरी साड़ी में ये मसला आ रहा था कि इन्होंने मुझे बेल्ट बना के नहीं दिया था, जिसकी वजह से जो पल्लू है वो फिनिशिंग के साथ ऊपर नहीं जा रहा था कंधे पे। इन्होंने मुझे ये बेल्ट बना के दिया। इसके स्लीव्स भी खराब थे, जो कि अब भी खराब है क्योंकि मैंने इस तरह के बटन इनको नहीं कहे थे लगाने के लिए। फटाफट मैंने अपनी साड़ी इस्त्री की, रेडी हुई और हम लोग निकल पड़े हॉल के लिए। आज चूंकि बारिश को हुए 2 दिन हो चुके थे, बारिश का पानी बहुत हद तक कम हो गया था, लेकिन हमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिला। लेकिन हम लोग टाइम से निकले थे इसलिए टाइम पर पहुंच भी गए। ये थी ओवरऑल मेरी साड़ी की कंप्लीट लुक। साड़ी के साथ मैंने बालों को कर्ल करने की पूरी कोशिश की थी लेकिन वो नहीं हुए। आप लोगों को मेरी ये पैंट साड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो ये इयररिंग्स आप देख रहे हैं इसका ट्यूटोरियल आपको आगे ही मिलेगा इसी वीडियो में। अब होने लगी थी ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री और ये जितने भी हॉल में भागने वाले कीड़े होते हैं ना, इन सबको एक जगह पे जमा कर दिया था ताकि सुकून से ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री हो सके। कैमरामैन फुल अपना 100% देते हुए एंट्री के बाद खुल गया था जी खाना। खाने में मैंने लिया था बिरयानी और मलाई बोटी और ये प्लेट है मेरी बहन की। पता नहीं क्यों लेकिन इस बार बहुत जल्दी लाइट्स ऑफ हो गई थी। ये जो अंधेरा आपको दिख रहा है ना, इसी अंधेरे में मैंने खाना खाया था। और बस सबको अल्लाह हाफिज करके हम लोग निकल पड़े घर के लिए। जो एक्सपीरियंस आप लोग ने मेरे साथ किया वो ही मैंने किया। आपको ये वेडिंग व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। आप लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सच्ची बता रही हूँ, ये इयररिंग्स मैंने सिर्फ 1 दिन में रेडी किए थे और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था इसकी वीडियो रिकॉर्ड करने का, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों के लिए इसकी वीडियो रिकॉर्ड की है। आप लोगों को याद होगा मैंने ये झुमका बेस ऑर्डर की थी। अब इन झुमका बेस के अंदर रेजिन का काम करना है, इसलिए हमें ये सारे जो इसके घुंघरू हैं या मोती हैं ये सारे निकालने होंगे ताकि ये फ्लैट हो जाए। आपने इसके मोती संभाल के रखना है, ये ना हो जब हम लगाने लगे तब आपको ये मोती मिले ही ना। इसलिए हाथ के हाथ इन सारे मोतियों को एक जगह पे जमा करते रहें ताकि आपको बाद में इजी हो इनको लगाने। यहाँ मेरे पास ये बॉक्स है ड्राई फ्लावर्स का। इसमें से मैं ले लूंगी अपनी साड़ी के मैचिंग के कलर के बेबी ब्रेड। बकौल मेरी बहन के कि ये उसने मेरे लिए ही संभाल के रखे हुए थे। आप लोगों को ये इजीली ऑनलाइन मिल जाएंगे। अगर आप गौर करें तो इन सर्कल के बीच में एक अनवांटेड सर्कल है। मैं इसे प्लास की हेल्प से रिमूव कर लूंगी। इसको रिमूव करना बहुत ही आसान है। आपने प्लास लेना है, प्लास के सेंटर में इसको रखना है और प्लास को जोर से प्रेस कर देना है और बस ये इजीली रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ मैं पहले इन फ्लावर्स को रख के देख रही थी कि फ्लावर्स कितने यूज होंगे ताकि मैं उतने ही फ्लावर्स को प्रेस करूं। जितने फ्लावर्स की मुझे नीड थी मैंने वो फ्लावर्स ले लिए, उनकी कुछ इस तरह से कटिंग कर ली। अब एक और बार मैं इनको रख के देख रही हूँ कि ये किस तरह से लगेंगे और कितने लगेंगे। फिर इन फ्लावर्स को मैंने एक पेपर के ऊपर रख लिया। आयरन का टेम्परेचर आपके सामने है, ना बहुत ज्यादा है और ना बहुत कम है। मीडियम टेम्परेचर पे मैं इसके ऊपर इस तरह से आयरन को रख दूंगी। आपने इसके ऊपर इस तरह से रब नहीं करना है, इस तरह से इसके पेटल्स टूट जाएंगे। आपने जस्ट आयरन को इसके ऊपर रखना है, प्रेस करना है, कुछ सेकंड्स वेट करना है और आयरन को उठा लेना है। इस तरह बहुत प्यारे नीट एंड क्लीन आपके फ्लावर्स प्रेस्ड हो जाएंगे। अब जब मैं इयररिंग्स बना ही रही हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों को इसके लॉकेट का भी ट्यूटोरियल दे दूं। इस लॉकेट की जो बेस है वो मैंने हीरा आर्ट से ली थी। इस लॉकेट के फ्लावर को भी मैं इस तरह से प्रेस कर लूंगी। अब यहाँ पे मैंने कुछ प्रिंट्स निकलवाए थे। ये एक नॉर्मल पेपर शीट है। आपने प्रिंटर वाले के पास जाना है, उसे जो भी आपने टाइप करवाना है, जो भी लिखवाना है आप उसको बता दें, साइज बता दें, वो आपको एक नॉर्मल पेपर पे ये
ये प्रिंट करके दे देंगे। जो मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे इंडिया से देख रही है उसे नहीं पता होगा पेपर के ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो पेपर के ऊपर लिखा हुआ था देख मगर प्यार से। इस पेपर को विंटेज लुक देने के लिए हमारे पास कॉफी तो थी नहीं, तो यहाँ हमने जुगाड़ लगाया कुछ इस तरह से। चाय की पत्ती ली 1 चम्मच भर के, उसके अंदर डाला गरम गरम पानी। धुएं से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कितना गरम पानी था। फिर इसे कुछ देर के लिए छोड़ दिया। एक पेंट ब्रश लिया और उसकी हेल्प से हमने कुछ इस तरह से इसे कलर कर लिया। याद रहे ये एक पेपर है और ज्यादा पानी की वजह से ये गल भी सकता है या इसके ऊपर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये मिट भी सकते हैं, इसलिए आपने हाथ के हाथ इसे आयरन करते रहना है ताकि ये ड्राई हो जाए। ड्राई करने के बाद इसे पत्ती वाले पानी में इस तरह डिप भी करना है ताकि विंटेज वाला कलर भी आ जाए। देखिए अगर आपके पास कॉफी है तो आपको इतनी ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर नहीं है तो आपको मैंने जुगाड़ बता दिया है। बस इसीलिए कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी ऐसी टिप्स आपको मेरे चैनल पे ही मिलेंगी। अब है मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। इसे मैं डिफिकल्ट क्यों कह रही हूँ ये आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसे कंप्लीट विंटेज लुक देने के लिए मैं इसकी साइड को कुछ इस तरह से बर्न कर रही हूँ, जला रही हूँ। लेकिन ये एक स्मॉल पीस पेपर है इसलिए बहुत ज्यादा जल्दी जल रहा था और मेरे वर्ड्स जो है वो जल गए थे। जितनी जल्दी मुझे इस काम को खत्म करने की थी उतना ही ये काम बढ़ रहा था, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 इयरिंग्स के लिए ही इन पेपर को रेडी किया था और एक पेपर मेरा जाया हो चुका था, जल चुका था। ये वो सेकंड वाला था और अब पहले वाले से मुझे अंदाजा हो गया था कि ये काम बहुत तसल्ली से आराम से होना है। मैंने दोबारा एक पेपर को रेडी किया और उसे इस तरह लाइटर की हेल्प से जलाया। अब ये दोनों पेपर रेडी हैं इयरिंग्स के अंदर जाने के लिए। रेजिन के इयरिंग्स बनाने के लिए एक अलग से टेप आती है जिसे सेलो टेप कहते हैं, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि मैंने वो कहाँ रखी हुई है। उसे मैंने बहुत ढूंढा, वो मुझे नहीं मिली। फिर मेरे पास ये एक बाइंडिंग टेप पड़ी हुई थी जिसे मैंने लिया और कुछ इस तरह से पेपर के ऊपर पेस्ट कर दिया। यहाँ मैं आप लोगों को एक टिप दूंगा, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और मुझे पता नहीं था कि टेप का ऑल्टरनेट क्या होगा। सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि टेप लगाना लाजमी नहीं है, क्योंकि इयरिंग की बेस इस तरह से होती है कि उसमें से रेजिन आप लोग की बाहर आएगी ही आएगी। ये इयरिंग्स बनाने के बाद मुझे कस्टमर ने ऑर्डर दिया था इयरिंग्स का, उसकी पिक्चर मैं आप लोग के साथ एंड में शेयर कर दूंगी। तो वो मैंने सिलिकॉन मोल्ड के ऊपर रख के बनाए थे और वो बहुत अच्छे बने थे। उसके ऊपर कोई भी टेप के निशान नहीं थे, बल्कि वो बहुत इजीली सिलिकॉन मोल्ड से रिमूव हो गए थे। टेप के ऊपर से जब हम रिमूव करते हैं ना इयरिंग्स को तो वो बहुत मुश्किल होता है निकालना, क्योंकि देखिए हमने इसको यहाँ कितना जमा के तो इसके ऊपर चिपकाया है। ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। लोग इस तरह टेप के ऊपर भी कर सकते हैं और सिलिकॉन मोल्ड के ऊपर भी कर सकते हैं। अब स्टार्ट हो चुका है इसका मेन प्रोसेस। यहाँ मैंने रेडी कर ली है रेजिन। रेजिन का रेशो मैंने लिया है कुछ ज्यादा ही, लेकिन आप लोगों ने लेना है 2 टेबलस्पून रेजिन और 1 टेबलस्पून हार्डनर। ये रेशो इनफ है इन इयरिंग्स को बनाने के लिए, बल्कि इन इयरिंग्स के साथ आपका ये पेंडेंट भी बन जाएगा। बहुत थोड़ी अमाउंट आपने इन इयरिंग्स और पेंडेंट की बेस के अंदर डालनी है, जैसे आप देख रहे हैं मैंने डाली। जब एक रेजिन आर्टिस्ट बहुत छोटी चीज के ऊपर काम करता है ना, वो भी फर्स्ट टाइम, तो उसको थोड़ी रेजिन बहुत थोड़ी लग रही होती है। जैसे यहाँ मुझे लग रही थी ये रेजिन मुझे बहुत थोड़ी लग रही थी, मुझे लग रहा था कि मुझे और रेजिन डालनी चाहिए, लेकिन ये रेजिन इसके लिए इनफ थी। अब यहाँ वुडन स्टिक की हेल्प से मैं इसे इवनली स्प्रेड कर दूंगी। ये स्टेप देखने में इतना जरूरी तो नहीं लगता, लेकिन ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेजिन का हर कोने के अंदर जाना लाजमी है। अब इसके ऊपर आपको छोटे बबल्स दिख रहे होंगे जिसे मैं लाइटर की हेल्प से खत्म कर दूंगी। देखें छोटे बबल्स हैं, लाइटर किया और रिमूव। ये बहुत बेसिक स्टेप होते हैं जिसे करना लाजमी होता है और आप लोग स्किप कर जाते हैं। अब यहाँ मेरे साथ क्या हुआ कि इयरिंग की बेस में से रेजिन बाहर आ गई। फटाफट उस इयरिंग को मैंने उठाया और अलग टेप के ऊपर स्टिक किया और जहाँ वो रेजिन निकल गई थी वहाँ मैंने एक पेपर रख दिया ताकि वो रेजिन दूसरे इयरिंग के ऊपर ना लग जाए। अब इस इयरिंग के अंदर मैंने दोबारा से रेजिन को फिल किया, वुडन स्टिक की हेल्प से इसे इवनली स्प्रेड किया और लाइटर किया। अब बारी थी इसके अंदर फ्लावर्स को प्रिजर्व करने की। फ्लावर्स को मैंने पहले ही प्रेस कर लिया था, इसलिए मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आई इसे रेजिन के अंदर डालते हुए। अब इससे ना ही फ्लावर की कोई नोक रेजिन से बाहर आएगी और इस तरह ये बहुत ही प्रोफेशनल लुक भी देगा। सेम स्टेप्स को मैं दूसरे इयरिंग के साथ भी कर लूंगी। आपने कोशिश करनी है कि जिस तरह फ्लावर्स वहाँ सेट किए थे सेम दूसरे इयरिंग में भी आपने वैसे ही फ्लावर्स को सेट करना है। अब इस पेंडेंट के अंदर भी मैं इस तरह फ्लावर को प्रिजर्व कर लूंगी। वुडन स्टिक की हेल्प से रेजिन के अंदर डाल देंगे ताकि इसकी कोई भी नोक बाहर ना आए। अब जो सेंटेंस हमने रेडी करके रखे थे बारी थी उन्हें भी प्रिजर्व करने की। वुडन स्टिक के ऊपर रेजिन लगी हुई थी इसलिए बहुत आसानी के साथ मैंने इस तरह से पेपर को उठाया और इयरिंग के अंदर जाके इस तरह से रख दिया और सेट भी कर लिया। अब क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा जल्दी थी तो मैंने फर्स्ट लेयर के साथ ही लास्ट लेयर भी डाल दी। आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और जो मैंने मिस्टेक्स की वो मैं आपको दिखा रही हूँ और आप लोग को समझा भी रही हूँ कि आपने इस तरह से नहीं करना है। फर्स्ट लेयर एटलीस्ट आपकी 80% ड्राई हो तभी आपने फाइनल लेयर इसके ऊपर डालनी है। फाइनल लेयर में बस आपने इसके ऊपर टॉर्च गन करनी है ताकि इसके ऊपर कोई भी अनवांटेड बबल है तो वो रिमूव हो जाए। अब जब इयरिंग्स और पेंडेंट बन ही रहे हैं तो मैंने कहा चलो आप लोग को आइडिया दे
दे देती हूँ कि रिंग को किस तरह से बनाना है। मेरे पास कोई डिजाइन नहीं था, मैं सिर्फ आप लोग को आइडिया दे रही हूँ कि आप लोग ने रिंग इस तरह से बनानी है। 2 आइसक्रीम स्टिक को मैंने कुछ इस तरह से सेट किया, उसके सेंटर में मैंने इस रिंग को रख दिया। इस रिंग के अंदर जो भी आपने प्रिजर्व करना है वो आप प्रिजर्व कर सकते हैं। ये क्लिप तब की है जब रेजिन 80% ड्राई हो चुकी थी। मैंने उसके अंदर फाइनल लेयर रेजिन का डाला और उसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो रेजिन अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी थी। जो बात मैंने आपको स्टार्ट में समझाई थी कि टेप के ऊपर भी आप लोग की रेजिन बाहर आएगी और सिलिकॉन मोल्ड से भी बाहर आएगी। सिलिकॉन मोल्ड से ये होगा कि इजीली रिमूव हो जाएगा और टेप के ऊपर आप देख सकते हैं कितना जोर और कितनी एफर्ट लग रही है इसको रिमूव करने में। लेकिन फिर भी आप लोग के सामने जैसे तैसे करके मैंने इस टेप को इसके ऊपर से रिमूव कर दिया था। दोनों इयरिंग्स के ऊपर से हमने टेप को उतार दिया है। अब जो इसकी साइड पे रेजिन लगी हुई है इसे बहुत सुकून और तसल्ली के साथ कटर की हेल्प से मैं रिमूव कर दूंगी। आपने बहुत तसल्ली के साथ करना है, ये ना हो कि आप लोग जोर लगाने के चक्कर में अपना हाथ ही कटवा लें। मैं ऐसे सुकून से दोनों इयरिंग की साइड से इस रेजिन को हटा लूंगी कटर की हेल्प से। आप लोग को देखने में लग रहा होगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मैंने स्पीड को 5x पे लगाया हुआ है। यहाँ एक इयरिंग कंप्लीट हो चुका है। अब इस तरह मैं पेंडेंट के साथ भी कर लूंगी। मेरी नजर में ना असल मेहनत का काम तो अभी स्टार्ट हुआ है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ आप लोग को थोड़ी देर में खुद ही अंदाजा हो जाएगा और ये भी अंदाजा हो जाएगा क्यों एक रेजिन आर्टिस्ट इतने ज्यादा चार्ज करता है इन इयरिंग्स के। मेरे पास ये ड्रिल मशीन है। अब जो रेजिन की वजह से ये होल बंद हो चुके थे इयरिंग्स के, वो ड्रिल मशीन की हेल्प से मैं ओपन करूंगी इस तरह जैसे आप देख रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा जल्दी थी इन इयरिंग्स को बनाने की और ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग काम, पर अगर आप इस काम को इंजॉय करके करेंगे, दिल से करेंगे, तो ये काम करने में आपको इतना मजा आएगा। और जिस काम को जितना दिल से किया जाए वो काम उतना ही अच्छा होता है। और ये बात आपने कहीं ना कहीं सुनी या पढ़ी ही होगी कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है। जितना जल्दी जिस काम को करने की कोशिश की जाए वो काम उतना ही बिगड़ता है। शादी को अटेंड करने के लिए मेरा कजन आया हुआ था और मुझे काम करते देख उसको इतना मजा आ रहा था, वो कहने लगा कि मैं इसको ट्राई करके देखूं। तो मैंने कहा व्हाई नॉट। मैंने उसको सारा समझा दिया कि उसे इस तरह इयरिंग के होल्स को ओपन करना है और टूथपिक की हेल्प से उसको क्लीन करते जाना है। ये काम वो फर्स्ट टाइम कर रहा था। देखिए जब वो कर सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। अब इसी मशीन के अंदर मैंने कटर अटैच करके उसे दे दिया था और उसने मुझे सारी रेजिन की साइड पे जो अनफिनिश्ड रेजिन लगी हुई थी वो कट करके दे दी। अभी तक इस इयरिंग की कुछ इस तरह से लुक निकली है। अभी भी इन इयरिंग के होल्स में जो रेजिन के पार्टिकल्स लगे हुए होंगे मैं उस टूथपिक की हेल्प से इस तरह रिमूव कर दूंगी। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो काम भी प्रोफेशनल लगेगा। अब देखें ये सारा अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। जितनी रेजिन मैं रिमूव कर सकती थी उतनी मैंने कर दी है। बहुत कम रेजिन है जो नजर आ रही है। अब बारी है फाइनल स्टेप की। जो जंपरिंग में से मोती हमने निकाले थे वो जंपरिंग के अंदर दोबारा डाल के हम इसके अंदर लगाएंगे। इसके घुंघरू को हमने संभाल के रखा हुआ था तो हमें आसानी से मिल भी गए। मैंने जंपरिंग लिया और जंपरिंग का मुंह इस तरह प्लास से ओपन कर लिया। फिर इसके अंदर से जितने घुंघरू मैंने निकाले थे, मतलब मोती निकाले थे, वो मैंने अंदर डाल दिए। मैंने 2 मोती एक जंपरिंग के अंदर से निकाले थे तो मैंने 2 मोती ही जंपरिंग के अंदर डाल दिए। डालने के बाद मैंने अच्छी ग्रिप से पकड़ना है जंपरिंग को और इयरिंग के अंदर इस तरह से अंदर डालना है और फटाफट प्लास की हेल्प से, प्लास कहाँ है, प्लास की हेल्प से इस तरह टाइट कर देना है। और ये देखें जिस तरह पहले था उस तरह अभी हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इस तरह मैं सारे जंपरिंग्स के अंदर मोती डालूंगी और उन मोती को इयरिंग्स के ऊपर लगा लूंगी। थैंक्स टू माय कजन जिसकी वजह से मुझे ये काम करने में बहुत ज्यादा आसानी हो गई। अब इस लॉकेट के साथ चेन अटैच करना भी बहुत आसान है। सबसे पहले इस लॉकेट के सेंटर में हमने जंपरिंग लगानी है, चेन लेनी है और चेन को जितना लंबा हमने रखना है उतना ले लेना है और बाकी को कट कर देना है। लॉकेट के सेंटर में जो जंपरिंग लगाया था चेन को उसके अंदर डालना है और प्लास की हेल्प से उसे टाइट कर देना है। अब चेन की एक साइड पे हम जंपरिंग लगा लेंगे और जंपरिंग को हम प्लास से टाइट कर लेंगे। दूसरी साइड पे भी पहले जंपरिंग लगाएंगे और जंपरिंग के अंदर हम इस तरह का लॉक मिलता है वो डाल के प्लास की हेल्प से अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। और यहाँ हमारा लॉकेट भी तैयार है। अब जो रिंग हमने बनाई थी उसे भी हम आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से इस तरह इजीली रिमूव कर लेंगे। इसकी साइड को फिनिशिंग देने के लिए मैं गोल्डन मार्कर कर लूंगी और ये रिंग भी रेडी है। ये है इस लॉकेट की फाइनल लुक। इसकी एक साइड पे मैंने जंपरिंग लगा दिया था और दूसरी साइड पे इस तरह का लॉक। इयरिंग्स की फाइनल लुक कुछ ऐसी है। ये वो वाले इयरिंग्स हैं जो मैंने किसी कस्टमर के लिए बनाए थे। ये मैंने सिलिकॉन मोल्ड के ऊपर बनाए थे और इसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। सेम उसी तरह बनाए थे जिस तरह मैंने आप लोग को सिखाया है, बस ये वाले मैंने सिलिकॉन मोल्ड के ऊपर रखकर बनाए। नेक्स्ट वीडियो किस चीज के ऊपर हो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।